राजस्थान की तपती हुई धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों की वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह है चित्तौड़गढ़ का किला, राजपूताना की आन बाण और शान का प्रतीक। यह किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था बल्कि राजपूत आत्मसम्मान का गढ़ था। यहां तलवारें टूट सकती थीं, लेकिन इरादे नहीं। यहां हार का मतलब सिर्फ युद्ध हारना नहीं था बल्कि सम्मान खो देना था। इसलिए इस किले की दीवारों ने कई बार ऐसी घटनाएं देखीं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। लगभग 700 एकड़ में फैला यह दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। किले तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और रास्ते में 7 विशाल दरवाजे पार करने पड़ते हैं। इन दरवाजों को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन की सेना सीधे अंदर प्रवेश न कर सके। हर दरवाजे के पीछे एक नई रक्षा पंक्ति थी, एक नई चुनौती थी। किले के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही संसार दिखाई देता था। विशाल महल, प्राचीन मंदिर, जलाशय और चौकियां, सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि यहां लंबे समय तक घेराबंदी झेली जा सके। किले के अंदर दर्जनों कुएं और तालाब थे जिनमें वर्षा का पानी जमा किया जाता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती थीं। सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करते थे और महल के आंगनों में राजसी जीवन की हलचल दिखाई देती थी। यह किला सिर्फ युद्ध का केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत नगर था जहां संस्कृति, धर्म और वीरता एक साथ सांस लेते थे। यह किला सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यहां से कई महान राजपूत योद्धाओं ने अपने साहस और रणनीति से इतिहास रचा। लेकिन इस किले का नाम सबसे ज्यादा जिस घटना से जुड़ा है वह है जौहर की वह भयानक रात जिसने पूरे राजपूताना को हिला दिया था। यह कहानी है रानी पद्मावती और चित्तौड़ के जौहर की। 13वीं सदी की बात है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसका सपना था पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना। वह एक एक कर राज्यों पर कब्जा करता जा रहा था। उसी समय चित्तौड़ पर शासन करते थे राणा रत्न सिंह। वे एक साहसी और स्वाभिमानी राजपूत शासक थे। उनकी रानी थी रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह रानी पद्मावती को पाने की जिद में चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाने लगा। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी और हथियारों से लैस यह सेना किले के चारों ओर डेरा डाले खड़ी थी। किला पूरी तरह से घेराबंदी में आ चुका था। यह घेराबंदी 1-2 दिन की नहीं थी, यह महीनों तक चली। किले के अंदर अनाज और पानी की कमी होने लगी। लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन राजपूत योद्धाओं के दिल में अब भी वही ज्वाला जल रही थी, सम्मान की ज्वाला। दिन बीतते गए और किले के भीतर हालात कठिन होते चले गए। रसोई घरों में अनाज कम पड़ने लगा। सैनिकों को सीमित भोजन दिया जाने लगा। कई परिवारों ने अपने हिस्से का खाना सैनिकों को दे दिया ताकि वे अंतिम युद्ध के लिए मजबूत रह सकें। बच्चे अपने माता पिता की आंखों में डर देखकर खामोश हो जाते थे। रात के सन्नाटे में कभी कभी मंदिरों से प्रार्थनाओं की धीमी आवाज सुनाई देती थी, मानो पूरा किला भगवान से अंतिम चमत्कार की प्रार्थना कर रहा हो। वे जानते थे कि यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है, यह उनके सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। समय बीतता गया, घेराबंदी और कठोर होती गई। अंततः वह समय आ गया जब यह स्पष्ट हो गया कि अब किले को बचाना संभव नहीं है। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और संसाधन खत्म होते जा रहे थे। राजपूत परंपरा के अनुसार जब हार निश्चित हो जाती थी तो महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी। जौहर एक ऐसा निर्णय जो सुनने में जितना कठोर लगता है, उसका दृश्य उससे कहीं ज्यादा भयावह होता था। लेकिन युद्ध के मैदान में उस समय हालात बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि राणा रत्न सिंह और उनके वीर सैनिक दुश्मन का डटकर सामना कर रहे थे। तलवारों की टंकार और घोड़ों की टापों के बीच राजपूत सेना लगभग जीत के करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक युद्ध की दिशा बदल गई। रणभूमि धूल और रक्त से भर चुकी थी। घोड़े घायल होकर गिर रहे थे,
तलवारें ढालों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थीं। हर ओर युद्ध का शोर था, जयकारों की आवाज, घायल सैनिकों की कराह और धातु की टकराहट। राजपूत योद्धा केसरिया साफा बांधे अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी युद्ध हो सकता है, लेकिन उनके कदम पीछे हटने के लिए नहीं बने थे। अलाउद्दीन खिलजी के खास सेनापति मलिक काफूर ने पीछे से आकर राणा रतन सिंह पर अचानक हमला कर दिया। यह वार इतना अप्रत्याशित था कि राणा रतन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध का पलड़ा अचानक खिलजी की सेना की ओर झुक गया। राजपूत सेना का मनोबल टूटने लगा और अंततः यह युद्ध हार में बदल गया। जब यह दुखद समाचार किले के भीतर पहुंचा तो पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती और अन्य रानियों को जब यह पता चला कि राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और अब किला बचना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का फैसला लिया। जौहर से पहले की वह रात चित्तौड़ के इतिहास की सबसे खामोश और सबसे भारी रात थी। महल के आंगनों में दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थीं। बहनें अपने भाइयों को अंतिम बार देख रही थीं। हर आंख में आंसू थे, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था। सिर्फ एक मौन संकल्प था। मंदिरों में मंत्रोच्चार होने लगा। रानियां और महिलाएं दुल्हन की तरह सजने लगीं। लाल चुनरियां, गहने और कंगन, सब कुछ वैसा ही था जैसा शादी के समय होता है। लेकिन इस बार यह सजावट जीवन के उत्सव के लिए नहीं, बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम विदाई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था, आज हम आग में समाएंगे, लेकिन हमारा स्वाभिमान सदियों तक जिंदा रहेगा। कहा जाता है कि रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया। उस रात पूरा किला खामोश था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। महिलाएं दुल्हन की तरह सजी थीं, लेकिन यह सजावट शादी के लिए नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा के लिए थी। रानी पद्मावती सबसे आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अटूट संकल्प था। उन्होंने अग्नि की ओर देखा और बिना एक पल रुके उसमें प्रवेश कर गईं। उनके पीछे हजारों महिलाओं ने एक एक कर उस अग्निकुंड में छलांग लगा दी। पूरा किला आग की लपटों से भर गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि किले की दीवारें भी मानो कांप उठी हों। लेकिन जौहर के साथ ही एक और परंपरा शुरू होती थी, साका। जौहर के बाद राजपूत पुरुष केसरिया बाना पहनते थे। यह वह वस्त्र था जो अंतिम युद्ध के लिए पहना जाता था। वे जानते थे कि अब वे वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक संकल्प था, सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ना। सुबह होते ही किले के द्वार खुले और केसरिया वस्त्र पहने राजपूत योद्धा अंतिम युद्ध के लिए बाहर निकले। वे मृत्यु से नहीं, अपमान से डरते थे। इसलिए वे इस युद्ध को जीतने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में अमर होने के लिए लड़ रहे थे। अंततः चित्तौड़गढ़ किला अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चला गया, लेकिन उसे वहां न रानी पद्मावती मिली, न ही राजपूतों का आत्मसम्मान। उसे मिला सिर्फ राख, खामोश महल और इतिहास का एक अमर अध्याय। लेकिन चित्तौड़गढ़ का इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। इस किले ने 3 बड़े जौहर देखे। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, दूसरा 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का हमला, जिसमें रानी कर्णावती के नेतृत्व में फिर जौहर हुआ, और तीसरा 1568 में मुगल सम्राट अकबर का घेराव, जिसमें हजारों राजपूतों ने फिर से वही बलिदान दिया। हर बार किला टूटा, लेकिन राजपूतों का साहस नहीं टूटा। आज भी चित्तौड़गढ़ के भीतर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल और जौहर कुंड उस इतिहास की गवाही देते हैं। सुबह की पहली किरण जब विजय स्तंभ पर पड़ती है तो वह सुनहरे रंग में चमक उठता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो यह किला आज भी अपने अतीत को याद कर रहा हो। किले की गलियों से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर तलवारों की टंकार अब भी सुनाई दे रही हो। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये एक प्रतीक है, राजपूत वीरता का, बलिदान का और उस आत्मसम्मान का जिसके आगे जीवन भी छोटा पड़ गया। चित्तौड़ की ये दीवारें आज भी खामोश खड़ी हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो इन पत्थरों में तलवारों की टंकार, घोड़ों की टाप और जौहर की लपटों की गूंज आज भी सुनाई देती है।
अगर आपको ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस जरूर देखें।